हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, जिनको नहीं पता, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझसे एक बच्चे ने एमएनएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो जिसको नहीं पता उस स्टार्टिंग से आज मैं सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले करेंगे व्हाट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, व्हाट इज़ इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई आफ्टर 12th, जब आप 12th में हैं या 12th के बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, और अगर आपने एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो कैसे अप्लाई करना है, प्रमोशन एंड सैलरी के बारे में, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट आई है, जो टेंटेटिव डेट हमें पता चली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। और आप लोग हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डेली क्विज़ होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्विज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस जो भी मिलती है रिसेंटली, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप अप टू डेट रहेंगे। तो आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक मिलिट्री एग्ज़ाम है, इंडियन आर्मी की तरफ से होता है, जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें 4 साल की बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलती है। ठीक है, ये कोर्स पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपको। इवन जब आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, तो आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलती है। ठीक है, और ये जो आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे अवेलेबिलिटी और सीट के ऊपर डिसाइड करता है। जैसे प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में 220 सीट्स थे। ठीक है, तो इतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए। इससे पहले बहुत कम सीटें होती थी, इससे तो उतने बच्चे सेलेक्ट होते। मे बी आगे जाके सीट बढ़े, अभी कोई नहीं जानता। अभी के लिए आप 220 सीट ही समझ के चलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है। एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। जो एग्ज़ाम होता है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज या जनरल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश 50 मार्क्स की होती है। और अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में प्रोवाइड किया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। अगर आपको पूरा सिलेबस जानना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें करंट अफेयर्स और जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में, जो अभी सीएम है वो सब, जो भी बेसिकली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होता है वो इस पार्ट में आता है। साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स आप 10 मार्क्स का रख लो, केमिस्ट्री भी 10 मार्क्स का रख लो, बायो 30 का रख लो। ठीक है, ऐसे डिवीजन कर लो आप इसको। और इंग्लिश में ग्रामर का ही आता है, उसमें भी पार्ट्स होते हैं, वो मैंने डिटेल में समझा रखा है, आप वो एक बार देख लेना वीडियो। देन ये एक ही एग्ज़ाम होता है, इस बार 3 सेट में हुआ था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आगे जाके क्या प्रोसेस होगा वो किसी को नहीं पता। तो ये एग्ज़ाम की ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। आगे जैसे कि मैंने बता दिया, टोटल 3 सेक्शन होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। आपको 1.5 आवर मिलता है, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। इससे पहले हमारा OMR शीट पे होता था, लेकिन प्रीवियस ईयर से ये कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। ठीक है, देन कट ऑफ्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इस ईयर का कट ऑफ था 116.5। ठीक है, 116.27 कुछ था, तो 5 लेके चलिए। उसके पहले 2019 में इसका कट ऑफ था 110, 2018 में इसका कट ऑफ था 97, और ये सारे 150 में से ही है। ठीक है, ये मत सोचना। तो आप देखो कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। उससे पहले था 86, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रहा है। अगले साल अगर ये 120 के पार गया तो इसमें कोई आपको हैरान होने की बात नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से ही पढ़ना होगा। अभी आप अगर 10+2 मतलब 12th में है, या 12th के बाद आपको अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करना है हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं। तो फर्स्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंट, कि मुझसे किसी ने पूछा भी था कमेंट में कि क्या लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, लड़के नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट कर सकती है। वो भी कैसी फीमेल, जो अनमैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, लीगली सेपरेटेड हो या विडो हो। ठीक है, तो 12th के बाद तो मुझे नहीं लगता या 12th में किसी की शादी हुई होगी या इन सब में से कोई होगा, तो मैक्सिमम लोग तो यहाँ आ ही जाते हैं। ठीक है, देन नेशनैलिटी इंडियन ही होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो आप सीनियर मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th में हो, या 12th के पास आउट हो चुके हो। ठीक है, और 12th के पास आउट भी कैसे, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये होनी चाहिए। ठीक है,
और इंग्लिश, और इसमें आपका 50% से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए 12th में, ठीक है। अगर 50% से कम मार्क्स आया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है तो आपको 12th, अगर जैसे मान लो आप 12th में हो, अभी आपने अप्लाई किया इस एग्ज़ाम के लिए और आपका निकल गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो जब आप देने जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कोई होगा जो 12th में फ़ेल हो जाएगा और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे कुछ लोगों की 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट उन लोगों ने बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो लेकिन यहाँ पे ये उनके लिए फिर माइनस पॉइंट हो गया। तो आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स होने ही चाहिए, और कोई भी आपका जो बोर्ड होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी, वो एक रिकोगनाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ओके, देन आगे यही बताया कि आपको बाद में जो प्रूफ सबमिट करना होगा आपका, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप 12th में हैं और पास आउट हो गए तो आपको पास आउट सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। देन जैसे कि बताया 90 मिनट्स का होता है, और ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल इंटेलिजेंस। फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है मेरिट, वो ऑनलाइन कंप्यूटर एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेडिकल, इन तीनों के ऊपर बेस्ड होता है, प्लस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है। जैसे अगर आपने किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, टोटल 6 कॉलेजेस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। आपने उसके लिए अप्लाई किया है पर उधर स्पेस नहीं है, वहाँ पे 30 पहले से ही फुल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको ना मिले। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, मेनली ये 3 रीज़न होता है कि आपका पहले एग्ज़ाम निकलना चाहिए, तब आपके लिए इंटरव्यू के लिए आएगा फॉर्म, फिर इंटरव्यू और मेडिकल निकल गया, तब आपकी यहाँ पे आने की चांसेस है, ठीक है। आगे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या है? मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। जब आप वहाँ जाओगे तो आपका एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमिनल एंड पेल्विस, ये सब चेक किया जाएगा जितना भी हो। और हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग होते हैं उनके लिए हाइट का 148 सेंटीमीटर मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप www.joinindianarmy.nic.in पे या इस दोनों वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का एक पूरा PDF दिया हुआ है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हो, या तो आप जाके वेबसाइट पे PDF डाउनलोड करके पूरा रीड कर लो एक बार। अब इंटरव्यू, जैसे बताया, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट एक साथ होता है। मेरिट लिस्ट आएगी जब अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लियर कर चुके होगे। उसके बाद कैंडिडेट फिट या अनफिट डिक्लेयर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेडिकल एग्ज़ाम अच्छा गया था और इंटरव्यू फिर भी आप अनफिट या कुछ आए, तो आप दोबारा अपील या रिव्यू मेडिकल बोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे SSB सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? स्पेशल मेडिकल बोर्ड, SMB होता है, ठीक है। SSB नहीं होता। आपका ये होगा, एक पैनल रहेगा, वो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और आपका मेडिकल वगैरह वहाँ पे होगा, ठीक है। आई होप अभी तक मैंने जितना बोला आपको क्लियर हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पर क्लियर वीडियो बना दिया जाए। अगर ये देखने के बाद भी, पूरा कंप्लीट देखने के बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। अब सबसे पहले देखो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जब आप www.indianarmy.nic.in पे जाएंगे, ये इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, आपको इस टाइप का कुछ पेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑफिसर सिलेक्शन और JSQ या OR एनरोलमेंट, ये दो आपको मिलेगा। तो आपको इधर जाना है, क्योंकि MNS एक ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। यहाँ पे लिखा रहता है नोटिस फॉर RBCTA एंड MNS एंट्रीज़। आप यहाँ पे जाके MNS के बारे में देख सकते हो। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना आगे मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाए हैं कि जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आपको यहाँ जानी है ऑफिसर एंट्री, अप्लाई या लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, देखो, जब आप वहाँ जाओगे तो ये आपको ऐसा एक पेज दिखेगा, ओके, ओनली फॉर ऑफिसर एंट्रीज लॉगिन। यहाँ पे आपको 2 पेज मिलेंगे, एक मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, एक होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं पहली बार मैंने फॉर्म भरा था तब मेरे को इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेके सोचा है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, होपफुली आपको हेल्पफुल रहे। तो जब आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा खुद को, और अगर आपने पहले भरा हुआ है तो आप यहाँ से आप अपना खोलोगे, ठीक है। जो आपका यूज़र ID होगा पिछले साल का ही वही, और पासवर्ड आपको डालना होगा, फिर ये डाल के यहाँ से लॉगिन करना होगा, तब आगे जाके फॉर्म फिल होगा। जब आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो रजिस्टर करते वक्त यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे रजिस्टर पे, तो एक ऐसा
आपके लिए फॉर्म आएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन आएगा, आपको ये सब रीड कर लेना है एक बार, ठीक है। रीड करने के बाद आई एम ओके करके आता है, ठीक है, तब फिर ये पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना सारा आधार नंबर, अभी किसी ने पूछा भी था मुझसे कि आधार नंबर से उनका पहले ही रजिस्टर्ड हो गया तो वो दोबारा कैसे करे, तो नहीं होगा, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर कुछ होता नहीं है और नन करने से ये फॉर्म फिल नहीं हो पाता, क्योंकि आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर ये कंपलसरी है, जिस पे ये साइन ऐसा बना होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर, नेम, जो भी है कैपिटल लेटर्स में सब ठीक से लिखना। उसके बाद आगे जाके पूरा होगा। अब ये सब तो आपको खुद भरना, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, वो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो वर्किंग है, ठीक है, या जो जिस पे कोई एक्टिव रहता है। अगर आप ज़्यादा फ़ोन पे एक्टिव नहीं रहते, 12th में हो, तो आप मम्मी या पापा किसी का डाल दो जो एक्टिव रहते हैं, ताकि जो मेल आए आपको उधर से मिल जाए। ईमेल ऐसा मत डालना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और बच्चों का मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने ऐसा ईमेल डाला है जिस पे हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, या वो ईमेल गायब हो गई, उसका पासवर्ड हम भूल गए हैं। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे क्लिक करना, ये छोटा सा बॉक्स जो है ना, यहाँ पे क्लिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आगे आपको एक और आएगा एड्रेस का पेज। ये जैसे था, ये किसका था, पर्सनल डिटेल्स का। आगे आएगा एड्रेस का। अभी मैंने तो पहले से भर चुका है तो इसलिए मैंने इसको भर के सबमिट नहीं किया। जब आप करोगे तो एड्रेस का आएगा, आपको वो भी ध्यान से भरना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका फॉर्म होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, वो सब मांगेंगे, आप देख के वैसे भर देना। अगर आपको भरने के टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। आगे देखो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे आपको क्लियर करना था कि ये प्लान की तरफ से आता है। यही एक ईमेल है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इन लोगों को पूछ सकते हो, ठीक है। plan.plan15@nic.in ये ईमेल है एक, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट फॉर TA and MNS। ये आर्मी की वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ठीक है। तो TS और MNS को छोड़ के अगर किसी चीज़ को भी कॉन्टैक्ट करना तो उनके लिए ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे MNS के लिए जो नंबर दिया है ये कभी वर्क नहीं करता, मैंने खुद ट्राई किया। और ये जो प्लान वाले हैं ये भी जल्दी रिप्लाई नहीं देते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो एक बार। अभी नेक्स्ट है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है पूछ रहे थे, ठीक है। तो जब आपका ये सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको फ़ीस देनी होगी 750 रुपीज़। ये प्रीवियस ईयर की फ़ीस है और प्रीवियस ईयर बढ़ा दिया था। उससे पहले 2019 में फ़ीस थी 150 रुपीज़ ओनली, और 2020 में इन लोगों ने 750 कर दी, बहुत ज़्यादा कर दी है 150 से, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसका कोई कह नहीं सकते, लेकिन अभी आप 750 ही मान के चलो कि इसकी फ़ीस 750 होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, कि एक DU नंबर आता है। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक रेफरेंस नंबर बैंक की तरफ से या DU नंबर आता है, वो आपको संभाल के रखना है, ठीक है। उसका फ़ोटो लेके, स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे भी आपको ढंग से रखना उसको। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करके लिखा हुआ था, ठीक है, कि बोला है जो पेमेंट रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट लेके रखना है फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले, ठीक है। ये रीड कर लेना आप लोग, एक बार पॉज करके रीड कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे लिखा है, जैसे ही आप फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ BSc नर्सिंग पास कर लेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, तो आपको कमीशनिंग ऑफर होगी, ठीक है। और वो भी मेडिकल फिटनेस पे सब्जेक्टेड रहती है। जो आपकी कमीशनिंग डेट होगी उस हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है सर्विस में, ठीक है। आपसे पहले कोई कमीशन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है वो आपसे सीनियर होगा, आप उसके बाद कमीशन हुए हो तो आप उसके जूनियर ही होगे, ठीक है। देन टेंटेटिव मंथ्स, ये सब कॉलेज जो दिए हुए हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये 6 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। AFMC पुणे, CHEC कोलकाता, INHS अश्विनी, RNR न्यू दिल्ली, CC लखनऊ, AF बैंगलोर। तो ये कॉलेजेस होते हैं और इसमें सीट अवेलेबल 40, 30, 40, 30, 40, 30 और टोटल 220, ठीक है। ये सीट बढ़ाए गए हैं, पहले यहाँ पे टोटल 150 ही सीट्स होते थे, तो सीट काफ़ी बढ़ाई गई थी इस साल। आगे अभी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, और ये आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो जो भी MSc नर्सिंग कर चुके हैं या BSc नर्सिंग कर चुके हैं उसके बाद ये अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने बहुत खोजा, उसके बाद मुझे ये मिला है।
तो जो इसकी लास्ट नोटिफिकेशन आई थी वो 2016 में आई थी, ठीक है। जो ये किसके लिए, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर चुका है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। इसकी लास्ट नोटिफिकेशन आई थी 2016 में, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। इस साल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन आप लोग एक बार देख लो कि अगर आई तो आपको आसान रहेगा फॉर्म फिल करने में। यहाँ पे सेम तरीके से बोला गया था कि जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि आपने ये सब पास किया होना चाहिए, किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट की कॉपीज़ होनी चाहिए, और उसमें डेट ऑफ बर्थ ये दिया हुआ था 2016 के हिसाब से है ये, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सेम है जो प्रीवियसली में था। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो उसमें लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमएससी नर्सिंग, पीबी, बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर चुका है, उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ग्रांट होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी बता दिया आपको। अब डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या था, उधर दिया हुआ था 2 अगस्त 1918 टू 3 अगस्त 1995, और ये दिया था 2016 में, ठीक है। 2016 में ये डेट दिया था, तो इसके हिसाब से एज क्या हुई, इसके हिसाब से एज हुई 21 से लेकर 35। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर चुका और आपकी एज 21 से 35 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्म आया तो, ठीक है। ये मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि डाउट मत रखना, इसका भी फॉर्म आ रहा है क्योंकि 2016 के बाद मैंने इसका कोई फॉर्म नहीं देखा। तो फिज़िकल फिटनेस में क्या वही होगा, आपका चेस्ट एग्जामिनेशन होगा, एक्सरे होगा, यूएसजी एब्डोमिनल का किया जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि कैंडिडेट प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जॉइनिंग फॉर कमीशन विल बी रिजेक्टेड टेम्पररीली मेडिकली अनफिट। तो ये बड़े लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने एमएससी कर चुका है तो ऑब्वियसली आपकी एज ज़्यादा ही होगी, तो अगर आप उस टाइम पे प्रेग्नेंट हुए तो आप टेम्पररी रिजेक्टेड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्या लिखा हुआ था, इसका एग्ज़ाम होता था 100 मार्क्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते थे और इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे, साइंस और जीके के नहीं, नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे और इंग्लिश के आते थे और जीके के आते थे, ठीक है। और 100 मार्क्स का पेपर होता था और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इसमें भी सेम है, जैसे वैकेंसी होगी उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम, मेरिट इंटरव्यू के कॉल आएंगे। आगे मैरिटल स्टेटस, जैसे मैंने बताया कि इसमें मैरिड वुमेन भी कर सकती है, ठीक है। सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी, अदरवाइज लीगली सेपरेटेड या विडो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा एमएनएस में, और 5 साल के लिए उनकी सर्विस रहेगी। उसके आगे टेन्योर एक्सटेंड भी हो सकता है 5+5+4 ईयर का, एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम वे एज एमएनएस नर्सिंग सर्विस रेगुलर ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स। कहीं पे भी हो सकता है इंडिया में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, कहीं पे भी, तीनों में। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन ऑन द चॉइस ऑफ पोस्टिंग थ्रू एनी मीन्स इन द फर्स्ट 5 ईयर। कोई जो 5 साल है स्टार्टिंग के, उधर कोई पोस्टिंग की चॉइस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन जो होता है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर, इसमें ऑन एंट्री इज लेफ्टिनेंट, आफ्टर 3 ईयर कैप्टन, आफ्टर 8 ईयर मेजर। दिस इज़ फॉर SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। नेक्स्ट प्रमोशन अंडर परमानेंट कमीशन। जो परमानेंट कमीशन है उसके अंदर ज़्यादा प्रमोशंस है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें भी एंट्री पे लेफ्टिनेंट, देन आफ्टर 3 ईयर कैप्टन, आफ्टर 8 ईयर मेजर, देन बाय सिलेक्शन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर ब्रिगेडियर। ये सारे सिलेक्शन से होते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। और अगर आपको रैंक वाइज सैलरी के जानना है तो ये भी मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका है कि रैंक वाइज सैलरी कितनी होती है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में डाल दूँगी, ओके। ये एक नोट दिया हुआ है जिसमें क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ बताया हुआ है, आप इसको रीड कर लो, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉज करके रीड कर लो इफ़ यू वांट। द नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड पेमेंट इन एनी मोड सेंड बाय पोस्ट विल नॉट, ये नहीं होता है ना प्रीवियस में ना अभी, ठीक है। जो भी पेमेंट होता है वो ऑनलाइन ही होता है बाय पोस्ट, और एप्लीकेशन फिलिंग भी ऑनलाइन ही होती है, बाय पोस्ट कुछ नहीं होता, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलता है। अगर आपने पैसे 2 बार वहाँ पे कर दिए या गलती से भी कुछ भी हो गया या आपके एप्लीकेशन में कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे कुछ, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि
जो भी मैंडेटरी कैंडिडेट जो भी सबमिट कर रहा है वो एक एक्टिव ईमेल आईडी ही होनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो मेल भेजते हैं। अगर आप सिलेक्टेड हुए या कुछ हुए तो उधर मेल आता है, तो जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही देना। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा, डेली कोई ना कोई पूछता रहता है ग्रुप में या कहीं पे भी, मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा। तो ये एक मुझे स्क्रीनशॉट मिला था ग्रुप पे, एकता यादव नाम की एक लड़की ने भेजा था आई गेस, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी में वही लिखा हुआ था। तो ये plan.plan15 के तरफ से ही ईमेल आया था, उन्होंने इंक्वायरी की होगी। तो यहाँ पे उन्होंने भेजा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड इन January-February 2021। तो जो नेक्स्ट ईयर के फॉर्म है वो इस मंथ नहीं आने वाले। पहले ऐसा बोल रहे थे कि दिसंबर में आएंगे, लेकिन अभी जनवरी या फरवरी में आने के चांसेस हैं। देखो फॉर्म लेट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम भी लेट हो। एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट था मार्च या अप्रैल, तो एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में ही होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। फॉर्म लेट से आ रहे हैं क्योंकि अभी तक उन लोगों का जो इस ईयर का था इंटरव्यू एंड कमीशनिंग वो सब चल रही है, वो प्रोसेस, मे बी इसकी वजह से फॉर्म लेट आ रहे हो। तो आप अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर रहो, और आप लोग भी इस मेल पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। मे बी किसी को रिस्पांस आ जाए, क्योंकि मैंने भी किया था उस दिन, तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। तो किसी को रिस्पांस आए तो प्लीज़ ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी अगर आपको रिस्पांस आए तो मुझे बता देना। एंड कीप प्रिपेयरिंग गाइस, ठीक है। कट ऑफ आपने देख लिया कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप अपना बेस्ट करो। और अभी भी अगर किसी चीज़ के बारे में किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू अगेन।